हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम्स के लिए साइंस में ये हमारी केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास रहने वाली है, जिसमें हम यहाँ पर आपका फर्स्ट टॉपिक जो दिया गया है आपकी पात्रता परीक्षा के सिलेबस में पदार्थ, उसको यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ था। तो उसी क्रम में ये हमारी क्लास नंबर 8 रहेगी। इससे पहले हमारी 7 क्लासेस हो गई हैं, जिसमें हमने आपको पदार्थ के बारे में बहुत अच्छे से और सारी डिटेल के साथ में सारी चीज़ें कवर करवाई हुई हैं। तो आप ये सारे सेशन देख सकते हैं, इनकी अलग से हमने प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। क्योंकि ये जो ऐसे टॉपिक हैं आपके केमिस्ट्री के, आपका जब मेंस परीक्षा का नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें ये सारे के सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि आपके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और यहाँ से आपके 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कहने को तो पदार्थ है, लेकिन यहाँ आपको पदार्थ के बारे में बहुत सारी चीज़ें जाननी होती हैं कि पदार्थ कहलाता क्या है, सबसे पहली बात, ठीक है। इसके बाद पदार्थ जो है वो किन यौगिकों, तत्वों, मिश्रण, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ये आपको जानना है। किससे बना है, परमाणु अणु क्या होते हैं, परमाणु के संबंध में जो परमाणु की संरचना होती है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पढ़नी होती हैं। क्योंकि पूरी की पूरी जो केमिस्ट्री है आपकी, उसमें आपको परमाणु का रोल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो है यहाँ पर पदार्थ का वर्गीकरण किया जाता है। तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण क्या कहलाते हैं, समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण क्या होते हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं या प्रकार हैं, ठोस, द्रव एवं गैस, ठीक है। चौथी अवस्था कौन सी है, प्लाज्मा है। पांचवी अवस्था कौन सी होती है आपकी, तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये सारी हम पढ़ चुके हैं। और आपका जो है परमाणु संरचना आपको बता चुके हैं। परमाणु संरचना ही यहाँ पर हमारी चल रही थी। तो विभिन्न विद्वानों ने परमाणु के बारे में क्या कहा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था, रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत क्या रहा, ठीक है। इसके अलावा मैक्सवेल ने क्या कहा परमाणु के बारे में। इसके बाद आपके जो मूल कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये क्या कहलाते हैं, ये आपको बता चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हमने आपको परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, इस पर कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी आपको हम बता चुके। आयन भी हमने पढ़ लिए हैं, धनायन क्या होते हैं, ऋणायन क्या होते हैं। इसके बाद सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक क्या कहलाते हैं, समभारक, समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक के क्या उपयोग होते हैं। जैसे पूछ लेता कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सबसे अधिक समस्थानिक किस तत्व के होते हैं। तो ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आज के सेशन में हम बोर-ब्यूरी योजना देखेंगे, ठीक है। किस प्रकार से आपके इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। इसके बाद कक्ष क्या कहलाते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन मतलब भ्रमण करते हैं। उपकक्ष क्या कहलाते हैं, ये चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। और अभी आपके पास में बहुत सारा टाइम है, बहुत सारा तो नहीं कहेंगे, आपके पास लगभग 4 महीने का समय है। और आपके पास जो समय है उसमें एक एक जो क्षण है वो भी आपके लिए कीमती है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी कम वैकेंसीज हैं और कितने अधिक यहाँ पर फॉर्म फिल होते हैं। तो थोड़ा सा आपको अच्छे से और हर एक टॉपिक को यहाँ कवर करना है। क्योंकि यदि मेन सब्जेक्ट अकेला आपका पूछा जाना है तो बहुत डीप में यहाँ पर क्वेश्चन आउट करके आते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। सबसे पहले देखिए पदार्थ ही है हमारा, ठीक है। पदार्थ में ही आपको ये परमाणु संरचना, क्योंकि जो पदार्थ हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने हैं, तो परमाणु संरचना में हमने बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर करवा दी हैं। यहाँ देखेंगे हम बोर-ब्यूरी योजना। आपको बोर का परमाणु मॉडल भी बता चुके हैं, ठीक है, कि बोर ने परमाणु के बारे में क्या कहा था। अब देखिए बोर-ब्यूरी योजना जो होती है तो ये क्या कहलाती, तो किसी तत्व के, अब हम बार बार आपको नहीं बताएंगे बीच बीच में कि ये तत्व क्या है। अभी वैसे हमने आपको बेसिक जानकारी दी थी एक दिन तत्व के बारे में कि तत्व कहलाते क्या हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमारा जो रासायनिक आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण है वो रह गया है। तो जब ये हमारे सारे सेशन हो जाएंगे आपके परमाणु को लेकर के, तो फिर हम वही स्टार्ट करेंगे आपके रासायनिक आधार पर पदार्थ के प्रकार, तत्व, यौगिक और मिश्रण वहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए किसी तत्व के परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में आपको बता चुके हैं कि जैसे ये हमारा परमाणु, वैसे तो परमाणु बहुत ही सूक्ष्म होता है जो हमें दिखाई नहीं देता साधारण आँखों से, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ आपको बताने के लिए ये है हमारा क्या, परमाणु। परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है, ये भी आपको बताया। इस नाभिक की खोज किसने की थी, आपको पता होगा, रदरफोर्ड ने की थी। इसके अंदर कौन कौन से आपके मूल
कुल कण होते हैं, तो इसके अंदर आपका प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और बाहर चक्कर कौन लगाता है अपनी कक्षाओं में, तो वो इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋणावेश होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है। तो देखिए, किसी तत्व के परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में कई कक्षाएं होती हैं, ठीक है, जिनको अभी आगे चलकर आपको बताएंगे किस प्रकार से, किससे व्यक्त करते हैं, कक्षाएं क्या होती हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो किसी तत्व के परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था बतलाने के लिए बोर एवं ब्यूरी ने 1921 में अलग अलग योजनाएं प्रस्तुत की थीं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो किस कक्षा में कौन सा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, इसका एक व्यवस्थित क्रम बताया था किसने, बोर ब्यूरी ने। और ये बहुत ही यहाँ पर मतलब जो कह सकते हैं इनका बहुत ही सराहनीय योगदान रहा ये बताने में, क्योंकि यदि ये नहीं बताते, अगर ये ना बताते ये योजना या लेकर के नहीं आते, तो जो इलेक्ट्रॉन होता वो क्या हो जाता, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन मतलब एक दूसरे को, एक कक्षाओं को काट भी सकते थे। लेकिन इन्होंने एक व्यवस्थित क्रम बताया इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने के लिए। और कब इन्होंने ये योजना प्रस्तावित की थी या प्रस्तुत की थी, तो याद रखिए 1921 में। चूँकि दोनों वैज्ञानिक, एक नहीं दो हैं, एक तो बोर हैं और एक हैं ब्यूरी, तो इन दोनों वैज्ञानिकों की प्रस्तावित योजना में काफ़ी समानता थी, इसीलिए इसको बोर ब्यूरी योजना कहा गया। इन्होंने अलग अलग योजना दी थी, लेकिन इनने जो योजना बनाई थी अपनी अपनी, उनमें समानता ज़्यादा थी, इसीलिए इनको एक ही नाम से जाना जाने लगा, बोर ब्यूरी योजना इसको कहा जाने लगा। तो पहले तो आप यही याद रखिए कि बोर ब्यूरी ने किस पर योजना बनाई थी, कब इन्होंने ये प्रस्तुत की थी, तो इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था बतलाने के लिए कि जो इलेक्ट्रॉन है विभिन्न कक्षाओं में किस तरीके से चक्कर लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए, इनके अनुसार इन्होंने जो व्यवस्था बनाई, योजना बनाई, उसमें क्या बताया, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। तो इनकी कक्षाएं आपको पता होंगी किस तरीके से होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाएं, मान के चलिए ये एक परमाणु है और ये उसकी विभिन्न कक्षाएं हैं, ठीक है। क्या है, कक्षाएं हैं, और अंदर ये क्या होता है आपका, नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाएं, मान के चलिए कक्षा आपकी के है, एल है, एम है, या 1 2 3 भी इसे अभी हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, और n यहाँ पर कक्ष संख्या है, तो अधिकतम कितनी होगी, 2n² होगी, ठीक है। ये अभी आपको समझाएंगे बाद में। अब देखिए, किसी परमाणु की जो सबसे बाहर की कक्षा होगी उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। मतलब जब आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे वहाँ ये अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस याद रखिए, मान के चलिए ये 3 कक्षाएं हैं आपकी, ठीक है। तो जो सबसे बाहर की कक्षा होगी इसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, कम से कम 8 होंगे, 8 से कम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। कहाँ पर, तो परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में। ये कहाँ बताया गया, बोर ब्यूरी योजना में, ठीक है। अगला इन्होंने क्या कहा कि परमाणु की जो बाह्यतम कक्षा से पहले वाली कक्षा है, मान के चलिए ये 3 कक्षाएं हैं, तो यहाँ तीसरी कक्षा सबसे बाहरी हो गई। अब यहाँ पर बाहरी कक्षा से पहली कक्षा में, मतलब ए वाली कक्षा, ठीक है, दूसरे नंबर जो है, मतलब बाहरी कक्षा के नज़दीकी कक्षा जो है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बाह्यतम कक्षा से पहले वाली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। आपने पढ़ा होगा 2 8 8 18 इस तरीके से 18 18 करके, ठीक है। तो सबसे बाहरी कक्षा में कितने होंगे, 8, और बाहरी कक्षा से जो पहले वाली कक्षा रहेगी उसमें 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, चाहे उसकी कक्ष संख्या कुछ भी क्यों ना हो। यहाँ हमने 3 आपको बताई कक्षाएं, यहाँ पर कई कक्षाएं हो सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ जो सबसे बाहरी कक्षा है इसमें अधिकतम कितने होंगे, 8, कम कितने भी रह सकते हैं 8 से, लेकिन 8 से अधिक नहीं रहेंगे। और फिर जो सबसे बाह्यतम कक्षा है उसके पहले वाली जो कक्षा रहेगी इसमें 18 से अधिक नहीं रहेंगे, चाहे कक्ष संख्या कुछ भी क्यों ना हो। ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब देखिए, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 2 से अधिक और उससे पहले वाली कक्षा में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक उपस्थित नहीं रह सकते। अब यहाँ थोड़ा सा समझना कि जो सबसे बाहरी कक्षा है, ठीक है, ये मान के चलेंगे बाहरी कक्षा, इसमें अधिकतम कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। कम से कम यहाँ क्या बताया गया, बाह्यतम कक्षा में 2 से अधिक और उससे पहले वाली कक्षा जहाँ अभी हम 18 पढ़ रहे थे, ए वाली कक्षा, इसमें 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक उपस्थित नहीं रह सकते जब तक कि अंतिम अर्थात जो बाहरी कक्षा है, यानी बाहरी कक्षा से तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या नियम 1 के अनुसार ना भरी गई हो। तो एक नियम है कि जब नियम 1 के अनुसार 2n² होती है इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, ठीक है, तो जो सबसे पहली कक्षा है और सबसे जो आखिरी कक्षा है, तो इसमें 2 से अधिक और इसमें 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं रहेंगे जब तक ये कक्षा नियम 1
एक के अनुसार पूर्ण रूप से नहीं भरी गई होगी। जब ये नियम एक के अनुसार भर जाएगी तो फिर जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे उनको इसमें फिल कर दिया जाएगा नियम अनुसार, ठीक है। इसमें 18 से ज़्यादा नहीं होंगे, इसमें 8 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये इन्होंने अपने जो सिद्धांत है या जो योजना है बोर-ब्यूरी, उसमें बताया था इलेक्ट्रॉनों का क्रम की किस प्रकार से किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो यहाँ इतना आपको याद रखना है, इन्होंने क्या बताया, किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कक्षा या कोष कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन कक्षाओं को किस प्रकार से दर्शाते हैं या क्या कहते हैं। तो देखिए कक्षा या ऑर्बिट कहेंगे, कोष या सेल एक ही बात है। तो देखिए परमाणु के केंद्र में, ये हमारा परमाणु है, परमाणु के केंद्र में क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है, नाभिक है। तो परमाणु के केंद्र में क्या है, नाभिक है, और इसके बाहर चक्कर कौन लगाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहे हैं, मतलब ये जो वृत्तीय पथ है अपने अपने पथ पर चक्कर लगा रहे हैं, इसी वृत्तीय पथ को कक्षा कहेंगे, ऑर्बिट कहेंगे, और इसका अपना अपना एक नाम होगा, ठीक है। ए आपका हो गया नाभिक, और ये जो है आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाहर चक्कर लगा रहे हैं, ये क्या है, न्यूक्लियस। तो जिस वृत्तीय पथ पर ये चक्कर लगा रहे हैं ये क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जहाँ चक्कर लगा रहे हैं इसी वृत्तीय पथ को हम क्या कहेंगे, ऑर्बिट कहेंगे, कक्षक कहेंगे, कक्षा क्या कहेंगे, कक्षा कहेंगे, ठीक है। और इसको हम नाम भी दे सकते हैं, ये के कक्षा हो गई, ये एल कक्षा हो गई, ये एम कक्षा हो गई। अब यहाँ हमने आपको जब बोर का परमाणु सिद्धांत पढ़ाया था वहाँ आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी नियत कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ना तो उसकी ऊर्जा नष्ट होती है ना ही बढ़ती है, ठीक है। जब बशर्ते वो अपनी नियत कक्षा में यदि चक्कर लगा रहा है। जैसे आपसे कह दिया जाए आपको प्राइमरी में पढ़ाना है, तो यदि आप प्राइमरी में ही पढ़ा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, और यदि आप प्राइमरी से नियम अनुसार यदि मिडिल में नहीं जाते हैं तो दिक्कत हो सकती है, और यदि नियम के अनुसार गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी तरीके से ये नियत कक्षा होती है इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने की, ठीक है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है तो ये यहाँ पर चक्कर लगाएगा ऊर्जा के अकॉर्डिंग, जितनी इस कक्ष की ऊर्जा उतनी ही इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी, तो ये नियत कक्षा में चक्कर लगाएगा। और जब तक नियत कक्षा में चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन तो ना तो उसकी ऊर्जा में कोई बदलाव होता है, ना ही घटती है ना ही बढ़ती है, ठीक है। लेकिन जब कभी भी ये इलेक्ट्रॉन जैसे है निम्न कक्षा का, तो इसको इस तरह से जो नाभिक के सबसे नज़दीकी होगी वो निम्न कक्षा, फिर उससे दूर उच्च कक्षा, और जो सबसे दूर होगी वो सबसे उच्च कक्षा होगी, ठीक है। तो जब कभी भी ये इलेक्ट्रॉन किसी कारणवश से क्या हो जाते हैं, यहाँ से और चटके यहाँ आ गए और यहाँ चक्कर लगाए, तो फिर इसकी ऊर्जा जो है उसमें बदलाव होने लगते हैं। तो ये आपको बता चुके हैं अब बोर के परमाणु मॉडल में, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर समझिए कक्षा क्या कहलाती है। तो परमाणु के केंद्र में नाभिक है, नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं वो जिस वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते हैं उसी वृत्तीय पथ को हम क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं, ठीक। ठीक, इतना आप समझ गए। अब जो ये कक्षाएं हैं इनको नाम दिया गया है। तो जो सबसे ये नाभिक है आपका, नाभिक के जो सबसे नज़दीक है ये निकट कक्षा, फिर ये उससे दूर की कक्षा, ये सबसे दूर, मतलब इस तरीके से क्रम होता। तो इसको हम के कहेंगे, एल कहेंगे, एम, इसको नाम दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए जो के कक्षा है मतलब जो नाभिक के सबसे नज़दीक है, ये नाभिक है और ये कौन सी कक्षा हो गई, के कक्षा हो गई, ठीक है। तो जो सबसे नज़दीक है, जैसे जैसे कक्षा की दूरी नाभिक से बढ़ेगी ऊर्जा स्तर भी बढ़ता जाता है। तो ऊर्जा स्तर भी इसको हम कह सकते हैं कक्षा को, कि ये निम्न ऊर्जा स्तर, ये उससे उच्च ऊर्जा, ये उससे उच्च ऊर्जा स्तर, इस तरीके से, ठीक है। तो ये के हो गया, ये एल हो गया, ये आपका एम हो गया, ठीक है, के एल एम, इस तरीके से। तो जो नाभिक के सबसे नज़दीक ये सबसे निम्न कक्षा होगी, ये उच्च कक्षा, ये सबसे उच्च कक्षा, ठीक है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा, जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर, अभी आपको बताया कि एक नियत कक्षा दी जाती है इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाने के लिए, लेकिन जब कभी इलेक्ट्रॉन ऐसा हो जाता है कि निम्न से उच्च कक्षा में चला जाता है या फिर उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आ जाता, तो कुछ यहाँ पर ऊर्जा या तो बढ़ेगी या घटेगी। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि यदि इलेक्ट्रॉन जो है अपनी निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में पहुँच जाता है और वहाँ चक्कर लगाने लगता है, तो देखिए यहाँ दिया है नोट पॉइंट कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाता है तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाती, बढ़ जाती। कैसे बढ़ जाती है, तो ये तो उच्च ऊर्जा वाला कक्षा है, ठीक है। यहाँ ऊर्जा क्या है, अधिक है, और ये है निम्न ऊर्जा, ठीक है। अभी बताया कि जो नाभिक के सबसे नज़दीक रहेगा वो सबसे निम्न ऊर्जा कक्ष होगा, उससे ऊपर होगा तो उससे उच्च ऊर्जा होगी। तो जो आपका नाभिक के सबसे नज़दीक आपका ऊर्जा स्तर है सबसे कम है, और जैसे ही ये उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो ऑब्वियसली वो उससे ऊर्जा ग्रहण करेगा, तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी, अर्थात वह ऊर्जा ग्रहण कर लेगा। किंतु जब नाभिक
की ओर आता है। मतलब कोई ऐसे इलेक्ट्रॉन है और जब ये उच्च कक्षा से, मान के चलिए यहाँ कोई आपका इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से यहाँ आ जाता है, मतलब उच्च कक्षा उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में आ जाता है, तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाती, घट जाती है। और ये पिछली बार आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में भ्रमण करने लगता है या घूमने लगता है तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाती, घट जाती या बढ़ जाती। तो यहाँ कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि जब अपने कक्षा से दूसरी कक्षा में, तो हमेशा बच्चे गलत लगा देते, घट जाती, जो कि गलत है। जब निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो उच्च ऊर्जा स्तर से क्या करेगा, ऊर्जा ग्रहण करेगा, तो बढ़ जाएगी। और जब यहाँ पर उल्टा यदि कह दें कि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में आएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी ऊर्जा घट जाएगी। किंतु जब वह अपनी मूल कक्षा अर्थात जो कक्षा उसको दी गई है उसी में चक्कर लगाएगा तो ऊर्जा में उसके कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यही मैक्सवेल ने भी कहा था, ठीक है। तो ये आपको इतनी चीज़ें कक्षा और आपके बोर-ब्यूरी योजना याद रखनी है कि किस तरीके से इन्होंने चीज़ों को बताया। अब यहाँ आप थोड़ा सा देखिए, ये है कक्षा, ठीक है, ये है आपका नाभिक, फिर एक के है, एल है, एम है, एन है, एक कक्षा दी गई है इलेक्ट्रॉन को। और ऊर्जा का ये बढ़ता क्रम है, सबसे निम्न ऊर्जा स्तर, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये कक्ष है। और इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरे जाते हैं, तो एक के कक्षा में, एक एल कक्षा में 2, 3, 4, इस तरीके से क्रम 2, 8, 8, 18, 32 इस क्रम में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो यही आपको बताया कि जो सबसे निकट कक्षा होगी उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सबसे बाह्यतम कक्षा में 8 होंगे, बाह्यतम कक्षा से जो पहले वाली कक्षा उसमें 18 से अधिक नहीं होंगे। तो एक क्रम आपको बोर-ब्यूरी योजना के अनुसार बता दिया, ठीक है। अब है आपकी उप कक्षा या उपकोष, जिसे सब ऑर्बिट या सब सेल कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर, तो अभी हमने क्या पढ़ा, कक्षा पढ़ा। अब यहाँ पर एक नियम होता है कि प्रत्येक कक्षा की एक उप कक्षा होती है, ठीक है। तो ये देखेंगे कि ये उप कक्षा क्या होती है, उपकोष क्या कहलाते हैं। आपने खूब पढ़ा होगा, एस संक्रमण, पी, डी, एफ क्या होते हैं। इसमें 2, 6, 10, 14 के अनुसार ये इलेक्ट्रॉनों का क्रम होता है। तो देखिए परमाणु की आंतरिक संरचना, परमाणु की आंतरिक संरचना मतलब इसके अंदर क्या है, नाभिक है, विभिन्न कक्षाएं हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो परमाणु की आंतरिक संरचना संबंधी आधुनिक जानकारी जो हमें प्राप्त हुई है उसी के अनुसार प्रत्येक कक्षा या प्रत्येक जो सेल है उसकी कई उपकक्षाएं या सब सेल होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक कक्षा है तो उसकी एक ही उपकक्षा होगी, नहीं, एक कक्षा या सेल की या प्रत्येक कक्षा या सेल की कई उपकक्षाएं या सब सेल होंगे। एक ही बात है, उपकक्षा कहें या उपकोष कहें, ठीक है। और इन जो उपकक्षाएं हैं इनको एस, पी, डी और एफ अक्षरों से निरूपित करते हैं। अभी आप अपबाहु का नियम पढ़ेंगे तो वहाँ ये बहुत चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इनको जिस तरीके से कक्षाओं को के, एल, एम, एन के द्वारा प्रदर्शित कर रहे थे उसी तरीके से इन उप कक्षाओं को हम एस, पी, डी और एफ अक्षरों से निरूपित करेंगे, ठीक है। जिस तरह प्रत्येक कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निश्चित होती है, अभी आपको बताया कि प्रत्येक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे ये संख्या निश्चित है, उसी तरीके से प्रत्येक जो उपकक्षा रहेगी उसमें भी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निश्चित होती है। जिस तरीके से आपको बताया कि पहली जो कक्षा रहेगी उसमें 2 होंगे अधिकतम, बाह्यतम जो कक्षा होगी उसमें अधिकतम 8 रह सकते, उसी तरीके से जो आपके सब सेल होते हैं, जो उपकक्षाएं होती हैं उसमें भी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या निश्चित रहेगी। और ये जो उपकक्षाएं हैं इसको एस, पी, डी और एफ कहते हैं। तो देखिए उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस प्रकार से रहेगी, तो 2 रहेगी पहले में, दूसरे में अधिकतम 6 रह सकती है, अधिकतम 6 से ज़्यादा नहीं होगी, कम हो सकती है, ठीक है। इसमें कितनी होगी, तो 10 रहेगी, 10 से ज़्यादा नहीं रहेगी तीसरी सब सेल में। और फिर जो एफ रहेगा चौथा सब सेल, उसमें कितनी होगी, 14 होगी, इससे अधिक नहीं हो सकती है, ठीक है, कम हो सकती है। तो एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के अनुसार जो आपकी के कक्षा है, क्या है के कक्षा, इसमें हमने पढ़ा था कितना होगा, इसका एक भी इसको मान रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें केवल एस उपकक्षा रहेगी, के कक्षा में क्या रहेगी, केवल एस उपकक्षा। फिर आपकी जो एल कक्षा, अभी आपको बताया कक्षाएं होती हैं के, एल, एम, एन, तो प्रत्येक कक्षा की क्या होती है, एक उपकक्षा होती है। तो यहाँ जो के कक्षा है उसमें केवल क्या रहेगी, एस उपकक्षा। एल कक्षा में क्या रहेगी, एस और पी 2 हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि जो पिछला क्रम रहेगा वो इसमें जुड़ता जाएगा। फिर जो एम कक्षा है इसमें एस भी रहेगी उपकक्षा, पी भी रहेगी और डी भी रहेगी। फिर आपकी जो एन कक्षा होगी इसमें एस रहेगी, पी रहेगी, डी रहेगी, एफ रहेगी। तो ये इस प्रकार से उपकक्षाओं का क्रम होता है। तो पहली जो उपकक्षा होगी
क्या होगी, जैसे पहली उपकक्षा हो गई आपकी एस में कितने होंगे 2, फिर पी में कितने होंगे 6, फिर एफ में डी में कितने होंगे 10 और ये 14। तो एक क्रम होता है सब सेल का कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, अब देखिए जो आपकी के कक्षा है, क्या है के कक्षा है, तो इसमें केवल एस उपकक्षा होगी। ठीक है, के कक्षा में केवल एस उपकक्षा होगी। फिर इसके बाद एल जो कक्षा है इसमें कितनी उपकक्षाएं होंगी, एक तो एस रहेगी, एक पी हो जाएगी। फिर एम जो कक्षा होगी इसमें एस पी और डी हो जाएगी। और फिर जो आपकी एन उपकक्षा रहेगी उसमें एस पी और डी और एफ चारों उपकक्षाएं रहेंगी। तो ये क्रम रहता है। ठीक है, और किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो 2, 6, 10 और 14। तो ये क्रम पूछता है कि उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम क्रम कितना रहता है और बोर-ब्यूरी योजना के अनुसार कितना रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी बोर-ब्यूरी योजना, फिर हो गई आपकी कक्षा और फिर हो गई उपकक्षा। कक्षा के अंतर्गत ही क्या आती हैं, उपकक्षाएं आती हैं और एक कक्षा में एक से अधिक उपकक्षाएं हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए कक्षक यानी ऑर्बिटल क्या कहलाती हैं। तो कक्षा के बाहर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। इस कारण वहाँ बादल के समान रचना बन जाती है, उसी को क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। अब कक्षक की संख्या उपकक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या की आधी रहती है। कक्षक की संख्या कैसी रहेगी, मान के चलिए कोई उपकक्षा है, एस उपकक्षा है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन हैं 2, तो जो कक्षक रहेंगे उनकी संख्या इसकी कितनी रहेगी, आधी, मतलब 1 रहेगी। तो एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि एक कक्षक जो रहेगा उसमें अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे आपकी उपकक्षाएं कौन कौन सी, एस उपकक्षा, पी, डी और एफ। इसमें क्रम भी दिया है कि इसमें 2 होंगे इलेक्ट्रॉन, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14। ये संख्या बताई गई है 1, 3, 5, 7 इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें अधिकतम देखिए ये कक्षक होते हैं, इसमें अधिकतम 2 रहेंगे। ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं रह सकते। कभी भी आपने ऐसा क्रम नहीं देखा होगा कि 3 भरे हुए हैं। तो ये होते हैं आपके कक्षक। ठीक है, इसमें अधिकतम कितने होते हैं 6, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन फिल हैं। फिर यहाँ कितने होते हैं 10 डी उपकक्षा में, और यहाँ होते हैं कितने 14। ठीक है, तो इस तरीके से। तो ये हुआ आपका आज का सेशन, जिसमें हमने पढ़ा कक्ष क्या कहलाते हैं, उपकक्ष क्या कहलाते, कक्षक क्या होते और बोर-ब्यूरी योजना क्या होती है। ठीक है, अगले सेशन में हम आपबाहु का नियम, हुंड का नियम और जो कुछ भी चीज़ें रह गई हैं उनको कवर करेंगे। यदि यहाँ पर आपका कोई भी डाउट बन रहा है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में व्यक्त जरूर करें। क्लास कैसी लगी, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।